सरकारी नौकरी या बिजनेस? क्या देखो, मैं सरकारी नौकरी को ये कहता हूँ, हालांकि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाता रहा, अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये कब्र है। सरकारी नौकरी एक कब्र है जिसमें आपको बिल्कुल ग्लूकोज और जो भोजन है वो मिलता रहेगा। लेकिन आप लेटे रहोगे। ने एज बताई 78, तब मुझे अचरज हो रहा है कि अभी तक आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है फिजिकल रूप से। कि आपको बहुत साफ सुथरा रहना पड़ता है मन से। मन से। अगर आप छल कपट में, स्पेकुलेशन में, चालाकी में उसमें जाएंगे तो वो आपके मन को तोड़ता है। अच्छा। और उससे आपका मन बीमार होता है पहले, फिर शरीर भी बीमार होता है। कि जब कोई व्यक्ति काम को शुरू करे तो वो गलतियों के डर से उसको रोके नहीं, बस कर दें, बाद में सुधार के अवसर मिलेंगे और वो करना चाहिए। देखो, ये दर्शन की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है जी कि कोई पूर्ण नहीं होता। सर, राजस्थान ऐसा ही भर्ती का जो पेपर होता है उसमें एक पूरा पेपर हिंदी का होता है। और क्या आपको कभी लगता है कि जिसने भी हिंदी पढ़ी है उसके लिए वो कहीं ना कहीं से आपसे, आपकी पुस्तक से या किसी न किसी सोर्स से पढ़ा है या जुड़ा हुआ है? क्या कभी ऐसा लगता है? और ये तो मेरे को शुरू से ही लगा। दरअसल गौरव जी, जो सबसे पहले जिन लोगों को मैंने पढ़ाया वो PSI के थे। नमस्कार साथियों, बातचीत विद घाणेराव गौरव शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो अपने आप में हिंदी विषय के सशक्त हस्ताक्षर है। मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ कि मैंने जब से कंपटीशन एग्ज़ाम की या मेरे अंदर जब से भी समझ विकसित हुई तो मैंने इन्हें हिंदी के पर्याय के रूप में देखा है। और जो मेरे एज ग्रुप के रहे होंगे या मेरे एज ग्रुप के नहीं भी है, जो हिंदी विषय जिनको पढ़ना है, उन्होंने आपसे ज़रूर किसी न किसी रूप से हिंदी को पढ़ा है, हिंदी को समझा है, हिंदी को जिया है। मैं बिल्कुल गर्मजोशी के साथ में स्वागत करना चाहूँगा। मेरे साथ में मौजूद है डॉक्टर राघव प्रकाश जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव जी, आप पे बहुत प्यारा कार्यक्रम, बहुत शैक्षणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप गौरव ज्ञानधारा चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और विद्यार्थियों को इतनी मदद कर रहे हैं, उनको सफलता दिला रहे हैं। थैंक यू सर, दिस इज़ द बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मेरे लिए तो मतलब ये एक ऊर्जा का संचार करेगा। सर, जब से अपने ये पॉडकास्ट की सीरीज शुरू की है तब से एक इच्छा थी कि राघव सर से मिलना है और राघव सर का पॉडकास्ट करना है, उनके विचारों को सामने लाना है विद्यार्थियों को। क्योंकि मैं समझता हूँ सर, जहाँ से मैं मतलब जब से पढ़ा हूँ तो हिंदी विषय की आपकी मैंने पुस्तक पढ़ी थी, और या जब भी कोई मुझे सजेस्ट करता था तो ये मतलब हिंदी विषय के लिए नहीं कहते थे, वो कहते थे राघव प्रकाश पढ़ लो। तो मतलब एक पर्याय सा बन गया हिंदी के लिए। तो तब से इच्छा थी कि सर के साथ में एक पॉडकास्ट करना है। तो मैं वास्तव में बयान नहीं कर सकता, जो शब्द होते हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, शायद जो भावनाएं हैं वो शब्दों में नहीं आ पा रही है। गौरव जी, इसमें बात यह है कि अगर इच्छा कर लेते हैं तो पूरी हो ही जाती है। जी जी। तो आज अच्छा है, मेरा भी सौभाग्य है, मेरे भी 2 आंखें हैं, मैं भी तो आपके दर्शन कर रहा हूँ। अरे सर, ये तो मेरा सौभाग्य की बात होगी कि आपने ये कहा, इसके लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में बाकी अपने दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो कैसा बीता। और दरअसल मेरा बचपन ऐसा था जिसमें कि गांव में कोई हिंदी बोलता ही नहीं था। अच्छा। और क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा आगे पढ़ाई में, शिक्षा में दौड़ने वाला आगे मैं ही था जी। तो ऐसी स्थिति में मैंने तो गांव की बोली में ही वहीं पर सारा काम किया। स्कूलिंग, हाँ, बस सब उसी में हुआ जी। थोड़ा बहुत स्कूल में क्लासेज में हिंदी बोल लेते थे। अच्छा। या जब पाठ्य पुस्तकें पढ़ते थे तब हिंदी पढ़ लेते थे। हाँ जी। तो हिंदी का मेरा वास्ता तो बहुत बाद में जाकर के बनता है जी। गांव की बोली में पला बढ़ा हूँ मैं। हाँ जी। और क्योंकि हम लोग खेती करने वाले लोग रहे हैं, मेरे माता पिता सब खेती में ही जुड़े हुए थे और मैं परिवार में सबसे बड़ा लड़का था जी। मेरे 4 भाई और 2 बहन रहे, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हाँ जी। तो और खेती बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमको खुद को ही खूब मेहनत करके और काम करना पड़ता था। तो जब स्कूल जाते तो बहुत जल्दी खेत पे चले जाते, 2-3 घंटे काम करते, फिर स्कूल जाते, फिर स्कूल से लौट करके 4-5 बजे फिर खेत में आ जाते, फिर वहाँ से 6-7-8 बजे तक घर आते। तो खेती और स्कूल इन दोनों में गुजरा जी। लेकिन वो मैं सोचता हूँ कि अब सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन समय था, क्योंकि बचपन में बच्चे जितना अधिक मेहनत करते हैं और ज़िंदगी से लड़ते हैं जी।
उतना ही उनके शरीर भी ठीक रहता है और उनके दिमाग का विकास होता है। हाँ बिल्कुल है तो भाषा का विकास तो मेरा बाद में हुआ, जी। लेकिन जो दिमाग का जो आधारभूत विकास होता हाँ है जी हाँ जी। वो उस खेती ने, हाँ, गरीबी ने, मेहनत ने उसने किया। वो वहीं से मतलब उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। बिल्कुल, संघर्ष संघर्ष वो मिला, बचपन से देखा आपने और संघर्ष। संघर्ष से दिमाग विकसित होता है जी। और ये वो अभी तक चल रहा है। हाँ, आपका जो बचपन का टाइम पीरियड है ये लगभग अपन कौन से साल वाला मान सकते हैं इसको? मैं देखिए अभी मैं 78 वर्ष में चल रहा हूँ। 78? हाँ, ओह। मैं 1949 में पैदा हुआ था, और हालांकि सरकारी तो और भी ज़्यादा 47 ही बताती है अच्छा, डॉक्यूमेंट में। सरकारी तारीख तो, लेकिन 1949 में पैदा हुआ। जी जी। और 5 वर्ष की उम्र में मैं स्कूल में चला गया था। अच्छा। तो पहली क्लास में मैं 5 वर्ष में भर्ती हो गया, और फिर हमारे गांव में स्कूल नहीं था। अच्छा। तो मैं 3 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर जाना और 3 किलोमीटर आना। पैदल? हाँ बिल्कुल, और रास्ता भी बहुत रेतीला था। हाँ उस समय तो 6 किलोमीटर तो 5 वर्ष के बच्चे के लिए 6 किलोमीटर तो जाना और आना है। जाना। तो 5 साल तक तो हम लोग 6 किलोमीटर आए गए। अच्छा। और प्राइमरी स्कूल के बाद में फिर मिडिल स्कूल वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और 14 किलोमीटर, रोज 14 किलोमीटर से मिडिल स्कूल किया, 6ठी 7वीं 8वीं। जी। उसके बाद फिर मैं बस्सी में वहाँ पर 9th और 10th वहाँ की, तो फिर तो मैं वहीं रहने लगा। अच्छा, बस्सी में? लेकिन ये समझिए कि 15 वर्ष तक मैं बराबर खूब रोज चला और रोज किया, और उससे अच्छा रहा। हाँ, उससे तो शारीरिक विकास तो जबरदस्त हो शारीरिक, जाता है। पाँव ठीक ठाक रहे, यात्रा ठीक रही, रास्ते ठीक रहे। हाँ। रास्ते का जो रोज का अनुभव वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो वो अद्भुत जिंदगी थी, उसने मुझे बहुत बहुत माला माल किया है। शारीरिक रूप से मैं समझता हूँ सर, आपके मतलब चेहरे की चमक अभी भी, अभी आपने एज बताई 78, तब मुझे अचरज हो रहा है कि अभी तक आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है फिजिकल रूप से। हाँ गौरव जी, ये हो सकता है। हाँ और उसके लिए एक तो ये है जी कि आपको बहुत साफ सुथरा रहना पड़ता है मन से। मन से। अगर आप छल कपट में, स्पेकुलेशन में, चालाकी में, उसमें जाएंगे तो वो आपके मन को तोड़ता है। अच्छा। आपके दिमाग को खत्म करता है, और उससे आपका मन बीमार होता है पहले, फिर शरीर भी बीमार होता है। बहुत गहरी बात है सर। तो अगर आप बहुत स्वच्छता से जीते हैं, जी। भाव की स्वच्छता और ज्ञान की स्वच्छता, तो फिर आप ठीक ठाक रहते हैं। और दूसरा ये कि शिक्षा जैसा कोई दूसरा दुनिया में इतना अच्छा काम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तो ये है कि आप दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीज है जी। वो है मनुष्य, और मनुष्य के पास भी जो सबसे मूल्यवान है वह है उसका मस्तिष्क। बिल्कुल। उस मस्तिष्क को विकसित करने की जिम्मेदारी किसी न डॉक्टर के पास है, न इंजीनियर के पास है, न किसान के पास है, वो शिक्षक के पास है। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो आप सोचिए कि दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीज है उसको विकसित करने की जिम्मेदारी शिक्षक के पास है। तो मैंने अपनी जिंदगी में इस शिक्षक भाव को बहुत आनंद गर्व के साथ जिया है कि मुझे प्रकृति ने एक ऐसा अवसर दिया कि मैं लोगों के दिमाग को विकसित करने के काम में लगा रहा। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुनिया में क्या काम हो सकता। दूसरी बात यह है गौरव जी कि हर वर्ष हम तो 1 वर्ष हमारी उम्र बढ़ जाती है जी, लेकिन सामने जो बच्चा आ रहा है वो तो उसी उम्र का आता है। हाँ, ये भी बात है। तो आप सोचिए कि 50 वर्ष पहले भी उसी उम्र के बच्चे आ रहे थे, हाँ, और अभी भी उसी उम्र के बच्चे आते हैं। बिल्कुल। अगर उन बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो फिर आप बूढ़े नहीं हो सकते, आपको मन से जवान रहना पड़ेगा। आपको जवान रहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सर। तो जवान रहना मजबूरी है गौरव जी। और ये तो सर आपकी जिंदा दिली हो गई वास्तव में। और इसी जिंदा दिली के कारण मतलब इतने आप खुश प्रफुल्लित रह पाते हैं। यस, तो ये सौभाग्य है। जी जी जी। सर, जयपुर में उच्च शिक्षा के लिए आप आए, तो आपको क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या उस समय क्या कठिनाई महसूस हुई? कठिनाई थी, देखो एक तो क्या कि एक छोटी सी पोटली सर पे बांध के लाए। अच्छा। वो गरीबी की पोटली थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो 5 रुपए महीने के एक छोटे से कमरे में किराए में रहा मैं। उस समय 5 रुपए महीने में? हाँ, 5 जिसकी चौड़ाई लगभग करीब, वो स्टोर था मूलतः, किसी मकान मालिक का कमरा नहीं था। जी जी। तो 5 फीट चौड़ा था और 8-9 फीट लंबा था।
उसमें मैं रहा। अच्छा। और बाहर जो लाइट है, हाँ तो क्योंकि लाइट का पैसा भी बचाना था, हाँ, उस समय लाइट इतनी मतलब डेवलप नहीं थी। तो हालांकि घर में उनके यहाँ लाइट थी, लेकिन मैं थोड़ी बचत करना था, लाइट का अलग खर्चा था। अच्छा। तो बाहर, मकान के बाहर लाइट थी, वो रोड स्ट्रीट लाइट लाइट थी। हाँ। तो एक साल तो फिर उसमें ऐसे गुजारा। हम्म। फिर कुछ और इधर उधर धंधे किए। अखबार सबसे आसान था, अखबार बांटने बेचना, जाना। अखबार बेचना वो था। फिर थोड़ा और समय रहा तो कंपोजिंग के काम में कुछ लगाया, उसमें रहा अच्छा। कि थोड़ा बहुत खर्चा कम हो, घर वालों से नहीं लेना पड़े, क्योंकि जो भी लेना था वो कर्ज में लेना था, हाँ मतलब खुद का खर्चा खुद निकल खुद जाए। निकाल ले। तो ऐसे कुछ, फिर ट्यूशन करना शुरू किया, फिर एक मेडिकल स्टोर की दुकान पे, फिर वो तो 4-5 साल तक मैंने काम जी किया, जी। एमए तक मैंने काम किया मेडिकल स्टोर की दुकान अच्छा पे, अच्छा दवा बेचने का काम। और उसके साथ ही फिर मैंने बीए किया, अच्छा। और फिर एमए प्रीवियस भी किया। हम्म। तो लेकिन वो ऐसा था कि आदमी सोचता था कि यार मगर इस मेहनत के, स्ट्रगल के, क्या कर जिंदगी सकते होती हैं? नहीं कुछ, क्या कर सकते हैं? इसलिए वो थी नहीं, वो कोई मतलब वो सहज था। हाँ हाँ हाँ। आज बहुत लोगों को बहुत मजबूरी लगती है मेहनत करने में, उनको रोकता है कि यार ये तो मेरा दुर्भाग्य है। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो मेरा सौभाग्य ही था। मेहनत करना मनुष्य का सौभाग्य है। बिल्कुल, क्योंकि उसके अलावा दिमाग के विकास का और कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल सर। आप जब भी कोई मेहनत करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, आपके दिमाग को फैसला लेना होता है, और जब फैसला लेना होता है तो आपका दिमाग इंटेलिजेंट बनता है। बिल्कुल। उसमें कुछ गलत फैसले होते हैं, कुछ सही फैसले होते हैं। हाँ। आप पुनर्विचार करते हैं, और फिर गलत फैसलों को छोड़ छोड़ करके नए फैसले लेने की आपकी आदत, विकसित आपकी होती है। ताकत विकसित होती जाती जी है। जी जी। ये एक प्रोसेस है जिस नौजवान लोगों को समझना चाहिए, और इसी से व्यक्ति सीखता है। या उसी से व्यक्ति होशियार बनता है। जी जी। अच्छा, जब दिमाग एक बार किसी एक चीज में होशियार हो जाता है, तो उसका रेप्लिकेशन दूसरे सब्जेक्ट में होता है। अच्छा। अगर आप जिंदगी में, आप साइकिल चलाने में बहुत होशियार हैं, तो फिर आप किताब पढ़ने में भी होशियार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल है सर। और किताब पढ़ने में अगर होशियार होते हैं, तो आप खेती करने में भी होशियार हो हाँ जाते हैं। बिल्कुल। तो मनुष्य के दिमाग की जो होशियारी है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर होती है। स्थानांतरित। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च है, एजुकेशन। और मनोविज्ञान में है सर, या शामिल भी किया गया है इसलिए इसे। हाँ बिल्कुल। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा सर आपका, अभी मैं कल और रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी आपके बारे में। तब मैंने ये पढ़ा कि आप जैसे उच्च शिक्षा में आए तो आपको एक शब्द बोलने में बड़ी हिचक हो रही थी, और उस समय आपने एक किस्सा बताया भी था कि वो जो है कोई शर्मा शब्द ऐसा कुछ बोलने में। वो क्या किस्सा था सर? दरअसल क्या था कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो शर्मा था। हाँ वो तो बाद में फिर आगे चल करके, क्योंकि मैं जाति में विश्वास नहीं करता, हाँ जी हाँ। इसलिए मैंने गजट नोटिफिकेशन से बाकायदा मैंने फिर परिवर्तन कर लिया। तो मैं शर्मा को बोल नहीं सकता था। अच्छा। ऑनर्स की क्लास थी, लड़कियां थी उसमें, महारानी कॉलेज का किस्सा है। हाँ हाँ बीए ऑनर्स की क्लास में, जी। तो परिचय हुआ पहले दिन, और तो मुझसे बोला, तो मैंने बोला शर्मा। अब शर्मा तो मैं जानता नहीं था, तो मैं शर्मा बोला। हाँ। तो शय को तो मैं सह कर गया, और आधे रे को रे पूरा बोल गया, शर्मा। पूरा बोल दिया। तो लड़कियां हंस गई। अब आप सोचिए गौरव जी, जब लड़का लड़के पे हंस जाए तो कोई दिक्कत चलता नहीं है, लेकिन लड़कियां लड़के पे हंस जाए तो उसके तो दिल पे गया मामला। मैंने सोचा कि भाई इन लड़कियों के साथ जीना है। या लड़कियां पढ़े लिखे घरों की थी, तो उनका उच्चारण बहुत अच्छा था, और मैं हिंदी में ऑनर्स कर रहा था, मुझे तो उच्चारण ठीक तो करना ही था। बिल्कुल। उसके बाद मैं खुद के पीछे पड़ गया, और एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लिया, उससे बीबीसी लंदन से मैंने हिंदी सुनी, क्या बात है। और फिर बोलने नहीं केवल उच्चारण ठीक किया, बोलने का लहजा, आवाज़, उतार चढ़ाव, भाषा में जो होने चाहिए, अभिव्यक्ति के जितने अंदाज हैं, बीबीसी लंदन से फिर मैंने प्राप्त किए। और मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ कि जब मैं लेक्चरर होकर के 22 वर्ष की उम्र में लेक्चरर होकर के मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली में गया, अच्छा तब हमारे वहाँ एचओडी थे, मैं उनसे मिला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परिचय दिया मैं जी। 5 मिनट बात हुई। तो मेरी बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के नहीं हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं राजस्थान का हूँ। कि मुझे ऐसा लगा कि आप यूपी के हैं। अच्छा। मैंने कहा जी मैं राजस्थान का हूँ। कि आप प्रॉपर जयपुर शहर के? मैंने कहा जी नहीं, मैं गांव का हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके माता पिता लगता है बहुत शिक्षित हैं। मैंने कहा जी वो निरक्षर है।
तो कि जब इतनी बातें हैं, आप निरक्षर गांव के बच्चे हैं, तो आपकी भाषा में ये उच्चारण ये कहाँ से हाँ, ये आया? उतार चढ़ाव सारा। तो मैंने उनको तो नहीं बताया, लेकिन मेरी उन सहपाठी ने उनको याद किया। उन्होंने जो चुनौती मुझे दी थी, हाँ, तो फिर मैं अपने आप से लड़ता रहा और मैंने अपने उच्चारण को ठीक किया, भाषा को ठीक किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी को एक लगातार एक खूबसूरत लड़ाई पूरी जिंदगी भर खुद के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में सुधार के लिए। यस। और कहीं ना कहीं सर ये भी है कि जैसे कोई आपका उपहास उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ भी बनाया जा सकता हाँ, है। तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई मजाक उड़ा रहा है, कम से कम वो आपको वह नोटिस तो गलती कर रहा बता रहा है हाँ। जो आपको पता नहीं है, और जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। हर कोई किसी की चीज पर हंस थोड़े जाता है। हाँ, ये भी है। लगता है कि कोई चीज बहुत गड़बड़ है तभी तो हंसता है ना। तो उस बहुत बड़ी गड़बड़ चीज को तो ठीक करने की जिम्मेदारी आप ही की है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सरकारी नौकरी का उस समय सर, आपके समय क्या सिस्टम रहता था, कैसे देखा जाता था सरकारी नौकरी को उस समय? सरकारी नौकरी को आजकल थोड़ा सा ज्यादा महत्व है, उस समय भी था तो सही महत्व, जी, जी, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गया। खासतौर से राजस्थान में बहुत हो गया। हाँ, राजस्थान में बहुत क्रेज है सर। देखो वहाँ पर उस समय हम लोग तो, हमें यही पता नहीं था कि लेक्चरशिप क्या होती है। हम तो ज्यादा गांव में जो होशियार व्यक्ति है तो क्या ये पटवारी बन जाएगा, उस समय सर सरकारी पटवारी नौकरी का बन जाएगा, इतना- बहुत बड़ी बात है, हाँ। या कहीं मास्टर बन जाएगा स्कूल में, बस इतना ही था मामला। लेकिन क्या हुआ कि कुछ सौभाग्य से ऐसा हुआ कि मेरे क्लास में अच्छे नंबर आते गए। जी। तो वो जो नंबर आए, मैं फर्स्ट डिवीज़न आ गया 11th में, 11वीं में, और आसपास 15-20 गांव में मेरा फर्स्ट डिवीज़न। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ खास सी बात हो गई। हाँ, अलग ही है। तो अब मुझे तो 11वीं तक के साथ 11वीं वाली नौकरियां नहीं करनी है, अच्छा, इसलिए मैं उसके बाद ऊपर बाहर जाना। जयपुर आ गया। फिर मैं जयपुर आया और फिर बीए ऑनर्स किया। फिर मैं काफ़ी ठीक ठाक हो गया और दवा की दुकान से अपना काम चलता था। फिर एमए किया, एमए में फिर मैं टॉप कर गया राजस्थान को, गोल्ड मेडल हो गया मुझे। तो फिर लगा कि मैं तो नंबर 1 हूँ हिंदी में। तो अब नंबर 1 हैं तो फिर अब तो फिर कॉलेज लेक्चरर बन गए। अच्छा। तो ऐसे करके अपने आप पता नहीं कौन सी स्थितियां बनती गई, और धीरे धीरे ऐसे हम आगे बढ़ते अपने गए, आप होता कड़ी गया, दर कड़ी जुड़ती जुड़ती गई और फिर आगे बढ़ते गए। आपके इस ग्रुप के सर जैसे कोई लोग मिलते हैं तो मतलब वो बताते हैं कि उस समय सरकारी नौकरी को इतनी वेटेज नहीं दी जाती थी। हाँ, नहीं था वो तो, उस समय इतना महत्व नहीं था, जी, जी। इतनी जागरूकता भी नहीं थी। और ये सोचते थे, शिक्षा बहुत कम थी, शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी। जब बच्चे पढ़ते ही नहीं थे हाँ, तो तब मिलेगी सरकारी कहाँ से? नौकरी का मिलेगी कहाँ मामला से? ही क्या। हाँ। स्कूल बहुत कम थे, तो फिर पढ़ते कम थे, तो फिर सरकारी नौकरी तो बड़ा दुर्लभ काम था। जी, बिल्कुल। तो वो एक ऐसी चीज थी कि जो शायद ही किसी को मिलेगी, हाँ। इसलिए वो दौड़ भी नहीं थी उसके लिए। लेकिन मैं तो यूं ही कुछ, मेरी दौड़ कुछ वैसे अपने आप ही बनती गई, अपने इसलिए आप आ से, गया। हाँ। तो सर अभी जैसे एग्जाम होते हैं, ये आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, कर्मचारी चयन बोर्ड करती है, उस समय भी क्या ऐसे एग्जाम होते थे? क्या क्या पैटर्न रहता था? हाँ, उस समय पैटर्न था, और खास तौर से इंटरव्यू ज्यादा होते थे इंटरव्यू। उस समय जो भी डिग्री मार्क्स आते थे, जी। एप्लीकेंट्स कम होते थे, तो रिटन टेस्ट बहुत कम होते थे, और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था। लेक्चर्स के भी इसी पे आधार पे हो जाते थे, कॉलेज के तो होते ही थे, इसी आधार पे होते थे। एकेडमिक डिग्री या बस एकेडमिक देखा और उसमें सब हो गया, ऐसा ही हो जाता था। फिर बाद में जब संख्या ज़्यादा होने लगी तो फिर ये रिटर्न का हुआ। फिर तो जब रिटर्न में भी कॉपियां जांचने का बहुत बड़ा संकट आ गया, तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने लगा। बहुत सी जगह इंटरव्यू खत्म हो गया, बहुत सी जगह फिर रिटर्न एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब तो ले दे करके बहुत कम परीक्षाएं हैं, आईएएस आरएएस की, जहां थोड़ा रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, बाकी तो ज्यादातर एमसीक्यू, बाकी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और उससे सारा हो गया। जी जी जी। तो ये आपका सरकारी नौकरी का सफर था सर। और सरकारी नौकरी से हिंदी की किताब के लेखन की क्या कहानी रही? ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है गौरव जी। जी। क्या मैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी में डायरेक्टर था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ से डेपुटेशन से फ्री हुआ, तो मेरे पब्लिशर ने किसी के संपर्क से मुझे कहा कि आप एक हिंदी की व्याकरण की किताब लिख दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं व्याकरण किताब नहीं लिखूंगा, मैं तो कुछ और ज़्यादा ऊंचे दर्जे की साहित्य की किताबें लिखूंगा।
तो एनीवे फिर भी उन्होंने करीब 18-20 किताबें जो मार्केट में अवेलेबल थी उनको सब मेरे पास यहाँ भेज दिए, सब लिख दीजिए। उन्होंने गौरव जी करीब 25-30 फोन किए होंगे। अच्छा। अलग अलग समय पर। मैं उनको कहता रहा मैं किताब नहीं लिखूंगा। आप मना करते रहे? मैं करा। हाँ। मेरी व्याकरण की किताब लिखने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफर हो गया राजगढ़। अच्छा। तो जयपुर से राजगढ़ जाना 2.25 घंटे ट्रेन में जाना। हाँ। 2.25 घंटे आना वापस रोज। दिल्ली अप डाउन। दिल्ली अप एंड डाउन, राजगढ़, अलवर वाला राजगढ़। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मेरे और बहुत दूसरे और लेक्चरर्स थे, वो ताशवाश खेलते, गपशप करते, मेरा इनमें शौक नहीं था। तो मैंने सोचा यार वो जो पब्लिशर ने कहा है किताब लिख दो, तो देखे अपन कोशिश करते हैं किताब ही लिखा देते हैं, इसमें समय का सदुपयोग हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने बैग में कुछ 1-2-3 अच्छी किताबें ली और कागज वागज लिया और उस पर अकेला एकांत में बैठा और 2.25 घंटे जाना और 2.25 घंटे आना। गौरव जी 80% किताब मैंने ट्रेन में लिख दी। क्या बात है सर। यस, ये रेल की पटरियों पे लिखी हुई किताब है। मतलब चलती गाड़ी में लिखी हुई किताब जल्दी है। और फिर घर आकर के उसको 20% उसको और ठीक ठाक कर दिया। तो वो पहली बार वो किताब छपी 1994 की बात है, 1994। हाँ, आज से 34 साल पहले। मेरा जन्म हुए उस समय 3 साल ही हुए थे। हाँ, तो वो किताब छपी। तो वो मतलब मैं नहीं सोचता था कि कोई बहुत अच्छी किताब होगी ये, लेकिन वो लोगों को इतनी पसंद आई कि उसको पढ़ करके बहुत से लोग IAS जो RAS वगैरह है, RAS और पुलिस सब इंस्पेक्टर कई बन गए उस किताब से। बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगा ये किताब तो बड़ी अच्छी है, इसको समझ में आने वाली है। तो फिर लोग अगली बार मेरे पीछे पड़ गए, उनका साहब पढ़ाइए। मैं पढ़ाने लगा, उसमें बहुत से लोग संस्कृत में MA किए लोग भी थे। उन्होंने कहा सर इसमें तो यहाँ गलती है, उसमें तो यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। अच्छा। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई कि यार मैंने तो एक बहुत गलत किताब लिख दी। अरे। तो मैं उनको कह के पहला संस्करण तो उन्हीं के बच्चों के साथ पढ़ाता गया और उनसे सीखता गया और उनको सिखाता गया, सुधार होता गया। उसके बाद में दूसरा फिर संस्करण आया, फिर वो बहुत अच्छी हो गई, फिर भी गलतियां आती, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, अनेक संस्करण उसके आते गए। ऐसे करके 1994 से वो लोगों के पसंद में आ गई वो किताब और सौभाग्य से वो आज तक भी पसंद में है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, और जब मैंने बैंकिंग के और एग्ज़ाम दिए और जब भी कोई किसी से मतलब अपने से बड़ा कोई गाइड करने वाला है जिसने अनुभव ले रखा है और हिंदी पढ़नी है तो वो कहते थे तो हिंदी है राघव प्रकाश पढ़ लो। और उस समय जब पहली बार नाम सुना राघव प्रकाश पढ़ लो तो मैंने कहा क्या मतलब पता नहीं, जानते नहीं है। फिर लाई, आज भी मेरे पास वो किताब मौजूद है और उसका एक एक पन्ना मतलब अभी अलग हो रहा है लेकिन वो फिर भी मौजूद है मेरे जो किताबों की बना रखी है हमने पूरी की पूरी, तो लाइब्रेरी उसके अंदर आज भी वो मौजूद है। तो मैं सिर्फ मेरे इस ग्रुप के नहीं, मेरे से पहले वाले भी, मेरे से बाद वाले भी, सब ने तकरीबन पढ़ी है। हाँ, वो कोई एक भाग्य होता है जी। अब आप सोचिए गौरव जी उसने क्या किया जी। जिस किताब को मैं लिखना नहीं चाहता था, हाँ। और जो एक खास परिस्थिति में लिखी गई वो पॉपुलर हो गई, हिट हो गई, लोग मेरे पीछे पड़ गए, मेरे घर पे ड्राइंग रूम में सर हम कैसे भी हो आप तुम हमको पढ़ा दीजिए। हिंदी में लोगों के RAS में मार्क्स बहुत कम आते थे, 2-2 3-3 बार RAS में फेल हो चुके थे। उन्होंने आकर के कहा उसमें से जिनके 80-85 नंबर आते थे 200 में से उनको 120, 30, 140, 158 नंबर आ गए। क्या बात है। 158 तक वो प्रॉपर RAS में आ गए। अगली बार तो फिर भीड़ ही पड़ गई और अल्टीमेटली मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं अब सरकार में रहते हुए ये मैं ऐसे कोचिंग नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने 10 साल पहले ही सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया। अच्छा, आपने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा दे दिया 10 साल पहले। 10 साल रिटायरमेंट से 10 साल पहले। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दौसा में था उस समय। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने ये कोचिंग शुरू की, परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। तो फिर ये किताब तो चलती रही, उसके साथ साथ पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाना और किताब, पढ़ाने से किताब बहुत शुद्ध होती गई। जी जी जी। क्योंकि वहाँ पर बच्चों से फीडबैक मिलता गया, फीडबैक मिलता गया, रेगुलर फीडबैक। तो उसके एक साल में कई संस्करण निकलते गए और अब तो ये पटना से लेकर के और पूरा नॉर्थ इंडिया में हिंदी व्याकरण में अभी भी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब राजस्थान में ही नहीं,
पूरे नॉर्थ पूरे इंडिया देश में, पूरे देश में हिंदी व्याकरण की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। और बराबर मुझे अभी भी इसमें बहुत जागरूक होकर के इसमें अभी भी संशोधन सर आप करते रहना। संशोधन का काम करते हाँ, हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल करते रहना पड़ता है। जी। खास तौर से बहुत सा जो अनावश्यक है, जो डल गया कभी, तो उसको हटाना पड़ता है और कुछ नई चीजें डालनी हाँ, पड़ती अब है। जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से आप अभी भी उसको उसी अपडेट हिसाब करते से, रहते हैं। बिल्कुल। आपने अभी बताया तो जैसे कि सर पहले संस्करण में बहुत सारी त्रुटियां रह गई थी, तो मैं मतलब यहाँ से एक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति काम को शुरू करे तो वो गलतियों के डर से उसको रोके नहीं, बस कर दें, बाद में सुधार के अवसर मिलेंगे और वो करना चाहिए। या देखो, ये दर्शन की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है जी। कि कोई पूर्ण नहीं होता, इसलिए। और लेकिन अपने आप को सुधार करने का सोच बराबर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। किताब में नहीं, मेरे पढ़ाने के तरीके में भी, जो मैं पहले जो जिस ढंग से पढ़ाता था उसके पढ़ाने में और अब के पढ़ाने में बहुत अंतर आ गया। हाँ, चेंजेस आ गए। विद्यार्थी हमारे गुरु होते हैं, बिल्कुल सर, वही सिखाते हैं। बहुत बड़ी बात है। कहाँ कहाँ पर कोई चीज उनको नहीं समझ में आई, वो टीचर के लिए एक लेसन है कि इसको ये इस तरह से नहीं समझ में आई, तो मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ और इनके लिए? यस, दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह से पढ़ाने के तरीकों में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए एक शिक्षक को, जागरूक शिक्षक को, अपने और आप को अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि शिक्षक है तो विद्यार्थी के लिए ही, बिल्कुल सही खुद बात के है। लिए तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, और शिक्षक है तो विद्यार्थियों से ही है। उन्हीं की वजह से। जी। तो ये एक शिक्षक होने के नाते बराबर सीखते रहना चाहिए, विद्यार्थी सिखाएंगे। जी 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 सर, राजस्थान ऐसा ही भर्ती का जो पेपर होता है उसमें एक पूरा पेपर हिंदी का होता है। और क्या आपको कभी लगता है कि जिसने भी हिंदी पढ़ी है उसके लिए वो कहीं ना कहीं से आपसे, आपकी पुस्तक से या किसी न किसी सोर्स से पढ़ा है या जुड़ा हुआ है? क्या कभी ऐसा लगता है? और ये तो मेरे को शुरू से ही लगा। दरअसल गौरव जी, जो सबसे पहले जिन लोगों को मैंने पढ़ाया वो पीएसआई के थे। जी। 94-95 में किसी के 36 नंबर नहीं आ पाते, 36% हिंदी में 72 नंबर नहीं आ नहीं पाते आ थे। पाते। और जिसके 72 नंबर आ गए वो ऐसा ही बन जाता था। तो 72 नंबर लेने के लिए हिंदी पढ़ते थे। बिल्कुल। ये वक्त था। अब तो ये स्थितियां हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब 98%, 99% मार्क्स ले चुके हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। परसेंट की बात बता रहा हूँ। परसेंटेज में तो 196 नंबर और 198 नंबर ये लेते हैं, और उसका कारण और कुछ नहीं है। देखो, आप व्याकरण जो है लॉजिक है, भाषा का लॉजिक है, तर्क है। उसमें कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवादों को तो अलग से ध्यान रखिए, बाकी नियम है। उन नियमों को तार्किक ढंग से पढ़ाइए बच्चों को, रटवाने के ढंग से नहीं। जी। जो लोग व्याकरण को अच्छी तरह से समझते नहीं है जी, रटवाना उनकी मजबूरी होती है, वो तर्क पे नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने उसको समझा ही नहीं है। जब समझा ही नहीं है तो फिर तर्कपूर्ण ढंग से समझाएंगे कैसे? हाँ। इसलिए, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया है अच्छी तरह से, तो फिर ये बड़ी उम्र के लड़के पढ़ने आते हैं आपके पास। कोई 10, 12, 14 वर्ष के बच्चे नहीं जो रट लें चीजों को। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, ग्रेजुएट किए हुए बच्चे आते हैं। बिल्कुल। तो जो 18, 19, 20, 22, 25, 30 वर्ष के बच्चे आते हैं, उनको आप रटवाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता। अच्छा, उनका तर्क विकसित हो चुका है जिंदगी का, दूसरे सब्जेक्ट्स के पढ़ने का। मैं उसका उपयोग करता हूँ, उस तर्क का, जी, और उनको तार्किक ढंग से उसको पढ़ाता हूँ। जब तार्किक ढंग से पढ़ाते, एक तो उस चीज समझ में आ जाती है, फिर वो याद रहती है, और फिर तार्किक ढंग से समझ लेने के बाद जब आप किताब को पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो फिर वो तर्क और मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। और अगर तर्क मजबूत हो गया तो व्याकरण के ज्यादातर प्रश्न, ये समझिए कि 80% जो पेपर होता है, 80% वो तर्क आधारित होता है। 20% में चीजों को रटना होता है। कई बार पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, उनको अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी की शब्दावली उनको रटाना पड़ता है। लेकिन जो 80% है वो तो तर्क आधारित है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर तर्क को मजबूत कर दो और तार्किक ढंग से बच्चों को पढ़ा दो, तो 80% तो आपने ऐसे ही मजबूत कर दिया। बाकी 20% में वो थोड़ी और मेहनत करेगा। बिल्कुल सही है सर। परिष्कार कॉलेज अभी आप चला रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि परिष्कार कॉलेज अभी किस क्षेत्र में और किस तरीके से काम कर रहा है?
गौरव जी, मैं जब परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था जी। तब वहाँ से ठीक ठाक पैसा मुझे मिल रहा था, लेकिन मुझे संतोष नहीं था, क्योंकि वहाँ 3-4 महीने के लिए, उस जमाने में 3-4-5 महीने की कोचिंग होती थी। आजकल तो 1-1, 1.5 साल भी चला जी, लेते जी, हैं। तो 3-4-5 महीने में आप एक बच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छा विकास नहीं देखते। और मैं देखता था कि ग्रेजुएशन की वे जो बच्चे आ रहे हैं मेरे हाँ जी, पास, हाँ जी। उनका उचित विकास नहीं है। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये 3 वर्ष इन बच्चों के साथ में ग्रेजुएशन टाइम में बीए, बीकॉम, बीएससी के समय में अच्छा काम कर लिया जाए, हम्म। तो इनका कंपटीशन देने की ताकत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, वहीं पे काम कर लिया जाए। वहीं पर काम कर लिया जाए। हम्म। तो इसी प्रेरणा से फिर मैंने कोचिंग के साथ साथ कॉलेज शुरू किया। अच्छा। और कॉलेज में पहले ये काम किया कि इन्हीं को 3 वर्ष तक यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो करवाना ही है, बिल्कुल। लेकिन इनको आखिर में जाकर के कंपटीशन देना है। हम्म। तो मेरी ये कंपटीशन की चीज़ों की शुरुआत में फर्स्ट ईयर से ही क्यों नहीं करें। हाँ, वहीं से शुरुआत हो जाए। तो इसलिए हम लोग 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, अच्छा। परिष्कार कॉलेज में 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रोज 3 साल तक लेते हैं, कंपटीशन को देखते हुए। कंपटीशन को, जिसमें मैथमेटिक्स, जी। रीजनिंग, अच्छा। इंग्लिश और जीके, अच्छा। ये रोज 2 घंटे चलता है हम्म। और 3 साल तक चलता है। अच्छा सर। और जो कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ता है वो तो है ही। हाँ, वो तो है ही, जो सिलेबस में है वो तो है ही। यस। और उसके साथ साथ टेस्ट चलते हैं बाकायदा। अच्छा। वही रेगुलरली टेस्ट सीरीज चलती हैं। तो उससे वो उसमें ताकत पैदा हो जाती है। व्यस्त होते रहते हैं। हाँ। एक और है गौरव जी कि ये 3 साल की जो उम्र है बहुत नाजुक उम्र है। हाँ जी, हाँ जी। ये भटकाव की उम्र भी है, सर। बिल्कुल। ये लापरवाही की उम्र भी है, ये मेहनत से पलायन की उम्र भी यही है। हाँ। और यही सजग होकर के अपने से लड़कर के संघर्ष करके मजबूत बनाने की उम्र भी यही है। यही है। तो हम परिष्कार कॉलेज में हर बच्चे पर ध्यान रखते हुए कोशिश करते हैं कि लड़का लड़की बिगड़ नहीं जाए, ये डीरेल ना हो जाए। रखते हैं। आजकल के बच्चों के इतने डाइवर्शन हैं, नशे के हैं, स्त्री लड़के लड़की के आपस के संबंधों के हैं, खेलों के हैं, मोबाइल के हैं, कितनी जान को झंझट है उसका। काफी भटकाव है। उन सब से बच्चों को, वो लड़के लड़की को बचा करके 3 साल तक संघर्ष में बना देना, ये हम कॉलेज में करते हैं। और इसीलिए परिष्कार कॉलेज में के जो बच्चे हैं उनके सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिस कॉलेज के जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है, वो परिष्कार कॉलेज। सबसे ज़्यादा जॉब के चांसेस उन्हीं के रहते हैं। तो 2 काम हो गए, 3 साल तक कंपटीशन की पढ़ाई और 3 साल तक बहुत अच्छी तरह से अनुशासित रख करके उनको मेहनत करना सिखाना, क्योंकि उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास, वो नैतिक मूल्यों का विकास हो गया। बिल्कुल। फिर वो खुद जागरूक हो जाते हैं। फिर 3 साल के बाद में बहुत कम बिगड़ते हैं। हाँ, वही समय है सर। बस वो बिगड़ने का वक्त है, उसी समय हम संभाल लेते हैं और उसी समय मेहनत करना सिखा देते हैं, कंपटीशन का माहौल बना लेते हैं। हर 15 दिन उनके बाद में उनके टेस्ट के रिजल्ट आने लगते हैं। देखते जाओ आईने में अपना चेहरा, देखते जाओ और अगले फिर तैयारी करो। तो फिर उससे बच्चे तैयार होते जाते हैं। सही है सर। इसलिए आप सोचिए, अभी पिछले में 3 IAS बने हमारे यहाँ से, अकेले कॉलेज से। राजस्थान के किसी कॉलेज से नहीं। उसके पहले 2 IAS बने थे। अभी ये RAS का रिजल्ट आया, इसमें RAS बने। अभी इसके हर कोई ऐसा बैच नहीं है जिसमें RAS नहीं बनता हो परिष्कार का, वो बनते ही। और फिर इतना ही नहीं है, LDC, हर वैकेंसी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरशिप, पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और SSC, सभी के सब चलता है। बहुत शानदार सर। सर, आजकल जो प्रतियोगी शिक्षण है उसमें काफ़ी यंग टीचर्स काम कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में कभी इनसे बेहतर करने की या इनसे प्रतिस्पर्धा करने की भावना आई? वो 2 वजह से नहीं आई। जी। नंबर 1, मैं मूलतः कंपटीशन का टीचर नहीं था। मैं मूलतः विषय के आधारभूत ज्ञान को प्राप्त करने वाला और कॉलेज में देने वाला टीचर था। कंपटीशन तो बाद में आया। हाँ, बिल्कुल। तो किसी भी विषय की जो आधारभूत जानकारी है, इसलिए तो व्याकरण को मैं ठीक ढंग से पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्यों, कुछ उसकी जो नस है, हर छोटी छोटी नस, आपने नसें पकड़ रखी हैं, हर छोटी छोटी नस का मुझे पता है। अच्छा, ये जो यंग लड़के हैं, ये चीज़ों को देखते हैं, ये इसका मतलब, ये इसका मतलब, ये इसका मतलब, ये रट रटा के तैयार होकर के इधर उधर मीठी मीठी बातें बनाना, और ये सारा मामला, और नमक मिर्च मसाला और लड़कों को खुश करना,
इससे ही चलते हैं। तो अब उन बच्चों से मैं क्या ईर्ष्या करूं हो बताइए। ही नहीं सकती। तो एक तो दिक्कत ही है। हाँ हाँ। दूसरी बात यह है कि देखो, जिंदगी का उसूल है कि दूसरों के बजाय अपने आप से प्रतियोगिता करो। जी जी जी। दूसरों से प्रतियोगिता नहीं कर नहीं पाओगे करनी आप। चाहिए। अगर किसी दूसरे टीचर में कोई बहुत अच्छाई है तो उसको मैं जो का त्यों नहीं ले पाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे में जो अच्छाई है मैं उसको विकसित कर पाऊंगा। बहुत अच्छे से। इसलिए अपने आप से प्रतियोगिता करो। हाँ, खुद के अंदर सुधार। यस, अपने आप खुद को ठीक करो। बिल्कुल। तो वो उस, और वो तो जरूरी है, वो तो करते ही रहना पड़ेगा। जी जी। और वो किताब और पीछे पड़ गई, हाँ हाँ। तो किताब का रीडर मुझे कहता है कि आपने यहाँ पर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, ये तो एक तरफ वो किताब, दूसरी तरफ सामने वाला स्टूडेंट, सर ये मेरे समझ में नहीं आया। तो ये सुधार तो करना ही पड़ेगा। दोनों मुझे वो किताब और ये रोज पढ़ाना, ये मुझे अपने आप ही इसी से फुर्सत नहीं मिल पाती। जी जी जी। सर, अपनी भावनाओं को अच्छे से और आसानी से व्यक्त करने के लिए आपको कौन सी भाषा सर्वोत्तम लगती है? क्या हिंदी उसमें परफेक्ट बैठ सकती है? हाँ देखो, क्या हुआ, मैंने बताया गौरव जी कि शुरू में तो मैं गांव की बोली में ही था। हाँ। और गांव की बोली के बाद में जब जयपुर शहर में आ गया तो मैंने ये महसूस किया कि देखो भाई, जयपुर शहर में वो बोली काम नहीं करेगी। तो फिर आपस में घर में भी क्यों उसको करें, क्योंकि भाषा अभ्यास है। घर में तो आप बोली में अभ्यास करो, हाँ। और बाजार में और स्कूल और कॉलेज में आप हिंदी में बोलो तो आप अच्छी हिंदी नहीं बोल नहीं बोल पाओगे, पाओगे। क्योंकि आपका अभ्यास उतना है ही नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे गांव की बोली में नहीं बोलना है, अच्छा। घर में भी नहीं बोलना है। मेरे छोटे भाई बहन की, इनकी भी हिंदी ठीक करनी है, और मुझे मेरी हिंदी तो ठीक करनी है। मैं तो हिंदी का टीचर और रह गया। इसलिए मैंने ये सोच लिया कि मुझे हिंदी में ही बात करनी है। अच्छा। तो मैं तो ये संकल्पित होकर के फिर मैंने हिंदी को ही किया, और फिर हिंदी में ही मैं सहज हो गया। लेकिन मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताता हूँ। एक पॉडकास्ट, मेरा इंटरव्यू था 2-1 साल पहले। हाँ जी। उजाड़ा या पता नहीं क्या, राजस्थानी का ही है वो चैनल। अच्छा अच्छा। तो उसने कहा साहब आपको राजस्थानी में बहुत बात करनी है। तो मैं करीब 40 वर्ष बाद मैंने अपने गांव की बोली में इंटरव्यू दिया, पूरी वही। और ये समझो कि कोई 2-3-4 शब्द मैंने यहाँ के बोले होंगे। हाँ, बाकी सारे वो गांव की बोली। बाकी गांव के 40 वर्ष बाद बोला हूं मैं। कैसा लगा सर उसे? मुझे लगा कि देखो, जो बचपन के संस्कार होते हैं वो कितने प्रबल होते हैं। वो गांव की बोली बचपन का संस्कार थी जी। तो मैं उससे ये भी कहता हूं कि देखो, बच्चों को भी कहता हूं यहाँ जो आते हैं कि गांव की बोली को तुम भूल नहीं पाओगे। तो भूल तो नहीं पाओगे, इसलिए वो संकट तुम्हारा है नहीं। लेकिन तुम हिंदी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, आरपीएससी में हिंदी में जाओगे, वहां इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ। वहां तुम ढंग से अगर अच्छे हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इंटरव्यू कमजोर हो जाएगा। हाँ। इसलिए तुम हिंदी का अभ्यास करो, और यहाँ पर भी हिंदी में ही बोला करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर, आपके और मेरे यदि एज में देखें तो एज में बहुत गैप है, और मुझे काफ़ी अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं आपके समय की कुछ बातें और जानूं। तो मैंने कुछ सवाल ऐसे ऐड किए हैं कि सर, आपके समय में सिनेमा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जैसे कि हम भी हमारे परिवार में और इनमें जो बुजुर्ग हैं उनसे सुनते, तो उस समय वो सिनेमा का बहुत बड़ा क्रेज़ बताते थे, एक मेला सा लगता था। तो क्या आपने भी कभी चोरी चुपके से सिनेमा देखने गए, या ऐसा कोई सीन हुआ? चोरी चुपके वाला तो नहीं रहा, क्योंकि एक तो क्या था, मैंने बताया कि नौकरी, हाँ, और पढ़ाई में गंभीर होना, जी, तो ज्यादा गुंजाइश तो नहीं थी। हाँ, लेकिन फिर भी जयपुर में आया था तो सिनेमा एक अद्भुत दुनिया थी। जी, मतलब एक दुनिया अपने सामने देखते हो, और एक दूसरी दुनिया पर्दे पे जो आती है, और वो बड़ा रोमांटिक फिल्मों का दौर था। जी, दिलीप कुमार और अशोक कुमार से हमने फिल्म देखना शुरू किया, मीना कुमारी और राज कपूर और ये सब, इनकी फिल्मों के दौर थे। वो बहुत प्यारी फिल्में थी उस समय की। तो जो मैं ऐसा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये समझे कि महीने में कोई एक फिल्म तो देख ही लेते थे। हाँ, इतना तो महीने में एक देख लेते थे। एक देख लेते थे। क्या बात है। हाँ। लेकिन वो भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसको कहते थे चवन्नी वाली कुर्सियां। तो वो बस आगे वाली वो करके
ठीक है। उस समय लोग जब सिनेमा देख के आते तो एक दूसरे को कहानी सुनाने लगते थे। आपके भी कोई दोस्तों में ऐसा था जो ऐसी कहानी सुनाता हो? गौरव जी, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जी। मेरी याददाश्त बहुत खराब है। अच्छा। हाँ, लोगों को हैरानी होती है कि यार ये बगैर कागज के मैं पढ़ाता हूँ, और पढ़ा मतलब मैं तो कागज हाथ में लेता ही नहीं, हाँ और पूरा दिमाग से ही पढ़ाता हूँ। हाँ बस। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, हाँ लेकिन नहीं। तो मैं क्या है कि फिल्म देख के आता था, हाँ और लगभग ये समझिए कि 90% कहानी भूल भूल जाता जाते थे। था। उसका जो आनंद रहता था वो आनंद रहता था, और बाकी कहानी ज्यादा भूल जाता था। मतलब उसी तो समय मैंने कहा आनंद यार अब तुम तो खुद ही जाके देख लाग लो, अगर अच्छी फिल्म है तो क्या यार मैं कहानी ज्यादा सुना नहीं पाऊंगा, तुम तो जाकर के देख लो, अच्छी कहानी है। ये भी जबरदस्त हो गया तो सर। ये कहानी का मेरे साथ चोट रही है। जी सर। सर, अपने पॉडकास्ट में हम कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे थोड़ी सी रोचकता बनी रहे और गेस्ट को भी मज़ा आता है, होस्ट को भी मज़ा आता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ के 2 ऑप्शन दूंगा, जिसमें से आपको एक में प्राथमिकता चुननी है। ये 1 वर्ड टाइप होगा। सरकारी नौकरी या बिजनेस? बिजनेस। और आपको लगे सर कि यदि आपको किसी को एक्सप्लेन करना चाहिए किसी चीज़ को, तो आप कर सकते देखो, मैं सरकारी नौकरी को ये कहता हूँ, हालांकि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाता रहा, जी। अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये कब्र है। हैं। अच्छा। सरकारी नौकरी एक कब्र है जिसमें आपको बिल्कुल ग्लूकोज और जो भोजन है वो मिलता रहेगा, अच्छा। लेकिन आप लेटे रहोगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी अपनी क्रिएटिविटी की वहां पर उसको विकसित करने की गुंजाइश बहुत कम है। और जिस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम और जो ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम जो बनते जा रहे हैं, वहां पर एक बहुत मेहनती ईमानदार आदमी का काम करना काफी कठिन होता जा रहा है। ये भी है। और अपने ढंग से कोई नया विचार सोच करके उसको लागू करना, ये तो और भी कठिन है। जी। लेकिन बिजनेस के अपने झंझट हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी, और मेरे पास दोनों है। मैंने 29 साल सरकारी नौकरी की, हाँ जी। इस्तीफा दिया, और फिर परिष्कार कॉलेज शुरू किया। तो परिष्कार के शुरू होने से मेरी वो नौकरी कुछ भी नहीं है मेरे हाँ लिए। हाँ हाँ परिष्कार के बाद में जो मैं कर पाया, हाँ उपलब्धियां तो छोड़िए, जी। लेकिन जो मैं सीख पाया, जो मैं कर पाया, और दूसरों को देने की सामर्थ्य विकसित की मैंने, वो मैंने बिजनेस से की। जी बिल्कुल। पैशन या पैसा? पैसा कभी ध्यान में नहीं रहना चाहिए। पैशन वो तो है, ये पैशन की वजह से हुआ। जी जी जी। जो एक चीज आप नहीं ले जा सकते अपने साथ, हाँ वो पैसा है। वो पैसा है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो इतनी बेवकूफी क्या करना। बिल्कुल। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? दोनों। दोनों ही? दोनों। अच्छा। अगर देखिए, स्मार्ट वर्क तो है ही, लेकिन बगैर हार्ड वर्क के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जी। मेहनत करनी पड़ेगी। यस, मेहनत करनी पड़ेगी। ये दोनों काम किए मैंने दोनों काम किए हैं। जी जी और जी। खूब मेहनत करके काफी समय तक। तो स्मार्ट तो करना ही करना है, बिल्कुल। लेकिन कम मेहनत से यूं करने तो आप मैनिपुलेटर बन जाओगे। हाँ, हाँ, स्मार्टनेस अगर हार्ड वर्क से बचोगे तो मैनिपुलेशन में चले जाओगे। दोनों को मेंटेन करके आगे दोनों को बढ़ना मेंटेन करके चाहिए। है। जी। डिग्री या स्किल? और स्किल डेफिनेटली। आजकल तो हम लोग स्किल की बात करते हैं, परिष्कार कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डिग्री उग्री का जमाना कोई मतलब नहीं। और स्किल्स जिसके पास में है, उनके पास में डिग्री वाले बंदे भी आ जाएंगे। और जिसके पास स्किल है उसके पास डिग्री उसकी मिट्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिस्क लेना या सेफ रहना? रिस्क की डेवलपमेंट है। रिस्क और सेफ रहने का मतलब ये जो आजकल के काफी बच्चे जो हैं वो सेफ रहने सेफ में खेलते हैं। नो नेवर। या ये सुसाइडल काम है, अच्छा। आत्महत्याई काम है सेफ रहना। अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क। फोन या किताब? किताब, नेचुरली किताब है, क्योंकि किताब में आप गंभीर चीजों के सहयात्री होते हैं। आपके पास फुर्सत होती सोचने की, बिल्कुल, रुक जाने की। जी। फोन में कहाँ रुकेंगे, वो सामने वाला तो इंतजार कर रहा है, उससे बात करनी पड़ेगी। ये तो द्रुत आप गति बहुत की गंभीरता रेल है। से बात नहीं कर सकते। हाँ। अपने लिए रुक नहीं सकते, अपने लिए सोच नहीं सकते। आप तो दूसरे के साथ घिसटते जा रहे हो। सही बात है सर। फेम या मनी? फेम या मनी, प्रसिद्धि या पैसा? देखिए, दोनों वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फेम इज बेटर। हाँ, दोनों में से फेम इज बेटर। फेम इज बेटर। फैमिली या करियर? फैमिली।
फैमिली प्रायोरिटी पे। मूर्खता है, कैरियर मूर्खता है, हम्म, क्योंकि वो एक ऐसा खालीपन देगा, जी एक ऐसा अकेलापन देगा कि बाद में लगेगा इस पैसे का क्या करूं मैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। वो समय निकल जाएगा। जो जिसके लिए मदद करनी थी, करणीय काम था, माँ बाप की सेवा नहीं की, वो चले गए, अब वापस नहीं ला सकते। वो भाई बहन जो आप मदद करने से मजबूत हो सकते थे, वो कमजोर रह गए, अब मजबूत नहीं हो पाएंगे। अफसोस करते रहिए, अफसोस करते रहिए आप। बिल्कुल सर। उम्र के बारे में है, 30 से पहले या 30 के बाद? और हर उम्र की अपनी महत्ता उम्र के है। बारे में, मैं हर उम्र का अपना महत्व है। 30 की पहले की उम्र के अपने मजे हैं और बाद के तो हैं ही। हाँ, बाद के तो हैं। सर आपके समय की सिनेमा से सवाल है एक, मधुबाला या नरगिस? नरगिस। क्या बात है सर, क्या अदाकारी, मतलब कुछ ऐसा कुछ? एक्चुअली वो एक इंटेलिजेंट लुक है, शार्प लुक है। अच्छा मधुबाला में सौंदर्य तो था, जी। इमोशनल था, लेकिन नरगिस में पैनापन था, हाँ और वो राजकुमार के साथ थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र? देखो, अमिताभ बच्चन ही डेफिनेटली बेटर कलाकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा आइडियल कलाकार नहीं है। आइडियल आपके सर कलाकार कौन थे? आइडियल कलाकार देखो, अभिनेता में देखें तो? अभिनेताओं में देखो, ये शबाना आजमी और नसरुद्दीन और ये दूसरे लोग, ये बहुत अच्छे रहे अदाकारी के हिसाब से। जी सर, इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं सर, उनको हिंदी में काफ़ी समस्या होती है, हिंदी उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है, वो अच्छे से इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जी। मैंने काफ़ी इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट्स को, आरएस वालों को जी 120 से ऊपर तक पहुंचाया है। ऐसा नहीं कि जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आएगी, खूब धड़ल्ले से आएगी। सिर्फ वो ध्यान नहीं देते, लापरवाही होती है उनके मन में। वो सोचते हैं कि इंग्लिश ही सब कुछ है। जी। ये उनकी गलत धारणा है। उनकी जिंदगी में, बोलने में, परिवार में और कंपटीशन में भी हिंदी कैसे महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब इतनी बेवकूफी के साथ में इतनी लापरवाही कैसे की आपने शुरू से? इसलिए आप इतने होशियार थे, इतने स्मार्ट थे कि आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने अपने दृष्टिकोण के कारण और उस उदासीनता के कारण, उपेक्षा के कारण आपने हिंदी को कमजोर रखा। जबकि अगर होशियार होते तो आप अंग्रेजी की तरह हिंदी को भी अच्छा रख सकते थे, और ऐसा रखा मैंने देखा है। कई बच्चों ने मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जी, जी, और थोड़े दिनों में उनको सजग बनाया और वो हिंदी बहुत अच्छा कर गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं हमेशा ये सुनता आया हूँ कि जो लैंग्वेज होती है, यानी हिंदी भाषा है, उसमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ सकते। ये कई बार सुना है हमने, और विद्वान जो हैं हिंदी के उनसे सुना है। और आजकल बच्चे, यदि हम रिजल्ट देखते हैं, बोर्ड के भी रिजल्ट आते हैं एग्जामिनेशंस के, तो 100 में से 100 अंक आते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये कैसे? ओ क्या है, हिंदी नहीं है वो, दरअसल क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे से और बहुत से संक्षिप्त से, जिनका ये प्रश्न का ये उत्तर, ये प्रश्न का ये उत्तर सीधा रटा हुआ, वो परीक्षा के पेपर बन रहे हैं। उनमें 100 में से 100 आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि मात्रा की गलतियां होती है उसके। अगर डिस्क्रिप्टिव हो, जिसमें विचारशीलता बहुत ज्यादा हो, कल्पनाशीलता का उपयोग हो, इस प्रकार के अगर पेपर बने तो उसमें फिर कुछ न कुछ आत्मगतता होती होगी, सब्जेक्टिविटी होगी, तो फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं हो सकते। ये तो परीक्षा में बहुत रटियटाई चीजें पूछी जा रही, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही ऐसे हैं। पेपर, और उससे भाषा का पूरा परीक्षण नहीं होता। जी 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 सर। सर आजकल आपकी एक नई पुस्तक की चर्चा बहुत चल रही है, दिल्ली से आपकी प्रकाशित हो रही है। वो पुस्तक किसके लिए और क्या खास बात है उसके अंदर? या गौरव जी, मैं खास तौर से अपने आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये सृजनात्मक शिक्षा है जी, और राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने इसको छापा है। अच्छा। ये मेरी और मेरी वाइफ सविता पाईवालम दोनों ने इसको लिखा है। हाँ जी। ये हर अभिभावक को जानना चाहिए, अच्छा। हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, हर टीचर को जानना चाहिए, और हर स्कूल और कॉलेज के संचालक को जानना चाहिए। ये किताब सबके लिए जी। दरअसल जो आज के रटने रटाने की जो शिक्षा, वो तो शिक्षा ही नहीं है। जी जी।
वो तो मानव मस्तिष्क की जो सबसे नीचे की जो लेवल है, स्मृति, मेमोरी, जी। केवल उसका टेस्ट है। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ पर मेमोरी से ऊपर जो है समझ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जी। समझ से अधिक महत्व दिया गया है एप्लीकेशन को, किसी चीज को लागू करके देखो। उससे अधिक महत्वपूर्ण है विश्लेषण को, एनालिसिस को। दिमाग की उससे ऊपर की क्षमता है विश्लेषण करके सही निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना। जी। और सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य के मस्तिष्क की, वो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नया सोचना। अब तक जो नहीं सोचा गया दूसरे मनुष्यों के द्वारा, जी। उससे भिन्न अब तक जो नहीं सोचा गया वो सोचो आप। मनुष्य उसके लिए पैदा हुआ है। मनुष्य भेड़ों की तरह जीने के लिए, एक दूसरी भेड़ का अनुगमन करने के लिए पैदा नहीं हुआ जी। उसके लिए तो भेड़ें ही बहुत थी। अगर आप एक माँ के, मनुष्य की माँ से पैदा हुए हो आप, तो फिर नया सोचने के लिए पैदा हुए हो। तो जो मनुष्य की सृजनात्मकता है, जो नया सोच सकने की, नई समस्याओं के नए समाधान निकालने की तैयारी करवाना, ये शिक्षा होती है। अच्छा। स्कूल और कॉलेज में बच्चे को ऐसे तैयार क्यों? जिंदगी क्या है? जिंदगी आपके सामने अनेक रास्ते देती। मैं वहां जाऊं कि यहाँ करूं, अभी पॉडकास्ट करूं कि नहीं करूं, आपके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? तो जिंदगी तो हमेशा फैसले लेने के लिए है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम किसी भी बच्चे को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, तब जाकर के हम शिक्षा सही दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। किसी किताब को रटो और वैसा का वैसा लिख के आ जाओ, उसमें उसकी जिंदगी की समस्या का समाधान कहाँ होगा? ये तो बैंकिंग पैटर्न हो गया। क्या समाधान होगा? तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड तैयार होना चाहिए, जो अपनी जिंदगी की कोई भी समस्या है उसके अनेक विकल्पों में से एक सबसे अच्छा विकल्प चुनने की सामर्थ्य उसके दिमाग में हो जी। और नया कुछ सोच सकने की सामर्थ्य हो। तो एक तो समस्या का समाधान करने की ताकत और एक नया सोचने की ताकत। ये इन दोनों चीजों के बारे में मैंने सृजनात्मक शिक्षा में लिखा है कि एक बच्चे को कैसे विकसित करोगे, स्कूल में कैसे विकसित करोगे, कॉलेज में कैसे विकसित करोगे, उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके मूल्यांकन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका भावात्मक विकास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्कूल कैसे होने चाहिए, कॉलेज कैसे होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, टीचर कैसे होना चाहिए, अभिभावक कैसे होना चाहिए। ये सब कुछ मैंने इस सृजनात्मक शिक्षा में लिखा है। और मैं सोचता हूँ कि इस किताब को लिख करके हर अभिभावक, शिक्षक, स्कूल चलाने वाला और हर अच्छा चैतन्य विद्यार्थी इसको शिक्षा को लेकर के अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा। जी जी जी, बहुत सुंदर। सर, आपकी सफलता में, आपकी किताब के लेखन में भी आपकी धर्मपत्नी का योगदान रहा है। तो आपकी सफलता में, लोग कहते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी सफलता में आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा? देखो, वो तो कहने की बातें हैं, लेकिन मेरी तो जिंदगी में रहा ही है। अच्छा। दरअसल क्या हुआ कि ये जो परिष्कार जब आया, तो परिष्कार में काउंसलिंग का काम तो सविता जी ने संभाला। अच्छा। मेरी पत्नी ने जी। और ऊपर पढ़ाने का काम मैंने किया वहां पर। तो दोनों ने मिलकर के परिष्कार से को स्थापित किया। परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जयपुर में उस समय बहुत कम इंस्टीट्यूट थे। हाँ जी, हाँ जी। और उनमें से थी, तो उसको एक नया रूप देने की कोशिश की जी। तो परिष्कार इससे बना। उसके बाद में दोनों ने ही मिलकर के परिष्कार कॉलेज के बारे में सोचा। अच्छा। और मैं परिष्कार कोचिंग में ज्यादा उलझा रहा शुरू में, और परिष्कार कॉलेज को उन्होंने संभाला है। और मेरा ये सौभाग्य ये रहा कि वो खुद भी टीचर, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। क्या बात। और खुद पढ़ाती रही हैं, प्रोफेसर हैं। आजकल वो परिष्कार कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अच्छा। तो उनका खुद का भी शिक्षण और प्रशिक्षण में बहुत रुचि थी और गति थी, सामर्थ्य थी। इसलिए हम दोनों समान रूप से एक कॉलेज को अच्छा कैसे चलाना चाहिए जी। एक आदर्श कॉलेज कैसा हो सकता है, तो उसके बारे में बराबर सोचा और काम किया। इसलिए हम लोग सचमुच सहधर्मी के रूप में, सहसंगी के रूप में हम लोग एक ज़िंदगी को जी सके। और इसलिए मेरा सौभाग्य है कि सविता मेरी ज़िंदगी में रही और उसकी वजह से परिष्कार बना और मैं बना। और ऐसा साथ देने वाला लाइफ पार्टनर मिले तो फिर जीना आसान हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपसे सर बात करके, चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिला है।
और मतलब बचपन से जो मतलब देखते आ रहे हैं कि हाँ, जब से हमने समझ ली है तब से जो किताब पढ़ते आ रहे हैं, जिनके बारे में सुना है, जिनके बारे में पढ़ा है, उनके साथ में ये चर्चा करना मेरा सौभाग्य रहा है। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, बहुत कुछ अपने दर्शकों को भी सीखने को मिलेगा। लास्ट में अभी वर्तमान में जो प्रतियोगी हैं उनके लिए ब्रीफिंग में आप कुछ संदेश देना चाहे तो। वर्तमान में प्रतियोगिता में जो लोग बहुत थोड़ा भी जागरूक हो गए जी, वे लोग सफल हो जाएंगे। जी, इस समय स्थिति बहुत युवाओं के फेवर में नहीं जा रहा मामला। अच्छा। मोबाइल ने सबको चपेट में ले लिया है, दिमाग कमजोर हो गए उनके, उनकी मेमोरी बहुत डाउन हो गई है। काफी बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। किताब पढ़ना में रोना आता है उनको, किताबें समझ में नहीं आती। बहुत समय तक वो उनका कंसंट्रेशन नहीं रह पा रहा, बिल्कुल कमजोर हो गया। इन सारी स्थितियों के बीच में जो विद्यार्थी मोबाइल से दूर रहकर किताब के नजदीक जाकर जी, अच्छे गुरु से अपना संबंध जोड़कर जी, जो थोड़ी भी मेहनत कर लेगा उसके लिए सफल होना ज्यादा आसान है। बिल्कुल सर। कंपटीशन पहले की तुलना में कम हो गया है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है सर। पहले की तुलना में कम हो गया, संख्या तो ज्यादा हो गई, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में जो कमजोरी आई है, तो उसमें जो थोड़ा बहुत अपनी क्वालिटी के प्रति सजग हो जाएगा वो क्लिक करके आगे निकल जाएगा। यस, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है जी। आप बराबर संघर्ष करो, मेहनत करो। और मेहनत से मैंने देखा कि मेहनत आनंदित करती है जी। इस मेहनत से क्या घबराना। हाँ, जो मेहनत का परिणाम है वो तो आनंद है। मेहनत पुरुष का गहना है ना, इसलिए मेहनत के साथ अगर जुड़े रहेंगे जी, तो आनंद का आनंद आएगा, सफलता का सफलता मिलेगी। और किसी ने कहा भी है कि व्यक्ति जितना व्यस्त है उतना ही मस्त है। यस, जितना व्यस्त है जी, गौरव जी, आपसे बात करके मैं ये पहली बात तो आपका ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी, कि आप जो ज्ञान धारा आप चलाते हैं और उसके माध्यम से बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ये एक बात है। और दूसरा, पॉडकास्ट के माध्यम से, जब आजकल ये टेक्नोलॉजी है तो पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप कुछ लोगों को दूसरे लोगों के पास में ले जा सकते हैं जो सामान्य तो उनसे मिलना नहीं हो सकता, उनको सुनना नहीं होगा, लेकिन अगर इसके माध्यम से आप पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वैल्यूएबल विचार सामने आते हैं सर। और हमारी मतलब मुहिम यही है कि जिन्होंने वैल्यू पे काम किया है हम उनके विचारों को बाहर लाएं। बिल्कुल सही है, तो वो मेरी मतलब प्राथमिकता है। या तो आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरी बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, खूब विकास करे और गौरव ज्ञान धारा से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों, ज्यादा से ज्यादा आपको देखने वाले हों, सुनने वाले बने। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर राघव प्रकाश जी के विचार, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने बहुत ज़्यादा गहराई से और जीवन के पाठ हमें सिखाए हैं, जीवन कैसे जिया जाता है, मेहनत से कैसे प्रेम किया जाता है। बहुत ही अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई है, आप खुद भी देखें और अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ में भी साझा करें। इस शो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।